हाल है बच्चों? तो देखो बेटे, कल मैंने ये चैप्टर शुरू किया एनिमल किंगडम और इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कल आपको पहली क्लास में कराया। तो एक बार मैं सबसे पहले नजर मार लेता हूं आपकी एनसीईआरटी पर और ये देखते हैं कि उसमें हमने क्या क्या कर लिया। तो देखिए, एनिमल किंगडम में हमने ये कहा कि एनिमल वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और नर्व और मसल होती है। और ये देखिए, मैंने 4.1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बताया। पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हमने उनको अलग किया जिनमें केवल सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और हमने कहा वो पॉरीफेरा हैं, बाकी सब में कम से कम टिश्यू बन गया था। टिश्यू वालों को हमने अलग किया था बेटे सिमेट्री पर। तो इसको एक बार बहुत तेजी से आपके सामने एक और तरीके से आपको रिवाइज कराता हूं। देखिए बड़े ध्यान से, हमने ये कहा था कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए। जिनमें सेलुलर ग्रेड है वो पॉरीफेरा है, बाकी सब में एटलीस्ट टिश्यू बन गया है बेटे, अगर आपको याद आ रहा है। दूसरा हमने ये कहा था कि अब हम इनमें देखेंगे सिमेट्री कैसी है। कुछ में सिमेट्री कैसी थी, रेडियल, और ये कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। अगर फिर आप याद कर पा रहे हैं, इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म थी, मीजोडर्म नहीं थी। निडारिया और टीनोफोरा, ये हमने दो फाइला कहा था इस तरह से। बाकी सब में हमने कहा था कि बाइलेटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनको हमने अलग किया था बेटे सीलोम पर, और जिनमें नहीं है उनको हमने कहा था ए सीलोमेट। इनको हमने कहा था प्लेटीहेलमिन्थिस। जिनमें फॉल्स सीलोम थी इनको हमने कहा था सूडो सीलोमेट। इसमें था एस्केलमेंथिस और बाकी सारे यू सीलोमेट्स थे। और यू सीलोमेट्स के बाद में हमने एक और चीज देखी थी बेटे, उसे हमने कहा था सेगमेंटेशन। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? मुझे बताइए, जिस तरह से, क्या आपने घर जाकर के एक बार भी इस चार्ट को बनाया? आपने देखा बेटे किस तरह से मैंने आपसे कहा था कि लास्ट तक जब आप जाएंगे तो मैंने आर्थ्रोपोड के बारे में आपको बताया था, कितनी सारी चीजें हमें आर्थ्रोपोड के बारे में पता थी। तो वापस चलते हैं एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पर वापस जाकर के एक बार देखते हैं कि बेसिकली हमने ये कहा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली हमने बात करी, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी, हमने कंप्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करी, हमने रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री की बात करी, सीलोम की बात करी, सॉलिड बॉडी क्यों फ्लैट वॉर्म फ्लैट होते हैं ये बात करी, ट्रू सीलोम किसे कहते हैं, सूडो सीलोम किसे कहते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन किसे कहा जाता है, और नोटोकॉर्ड क्या चीज है। Now watch my words बेटे, this session is being recorded। एक क्वेश्चन यहां से आएगा नीट एंट्रेंस से जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया है। इसका मतलब अब हमें बेटे, अगर कल वाला काम हमने कर लिया तो हमने बेटे एक विकेट डाउन कर दी है। अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो 89 क्वेश्चंस की है। आगे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। आई विल लिमिट माई सेल्फ। फिर देख लीजिए बेटे, फिर देख लीजिए, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप ये बताइए कि वो कौन से एनिमल्स हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है और ट्रू सीलोम है। तो इनमें से आंसर आएगा। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। सो क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें ऑर्गन्स बन गए हैं, जिनमें रेडियल सिमेट्री है और ए सीलोम है और बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक है? तो या तो निडारिया आएगा या टीनोफोरा आएगा। निडारिया को आप किस नाम से और जानते हैं? सीलेंट्रेटा। तो ये वो क्वेश्चन है जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। आप जाकर के देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन हर साल एक जरूर पूछा जाता है। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन आएगा वो हमें पक्के तौर पे पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, एंड वी आर रेडी। अब देखिए बेटे, जैसे ही आप आगे जाएंगे फाइलम में, पहली चीज मैं आपसे कह रहा हूं, लिमिट योरसेल्फ टू एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी अलोन। एनसीईआरटी के बाहर मत जाइए, केवल और केवल उतना काम करिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी आप में से कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, सर इसको याद करने का क्या तरीका है, या इसको और किस तरह से ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। तो इधर देखिए बेटे, सबसे पहले यह समझिए, आपको सबसे पहले यह देखना है कि हैबिटेट क्या है। जिस भी फाइलम को आप पढ़ रहे हैं, आपने जो अपने नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले देखना है हैबिटेट क्या है। नंबर 2, आपने यह देखना है कि इसकी बॉडी वॉल कैसी है, इसकी बॉडी वॉल कैसी है। नंबर 3, कोई और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या जो इसको बाकी सबसे अलग करता है। और नंबर 4 बेटे, इसकी आपको फिजियोलॉजी देखनी है। सो देखिए बड़े ध्यान से, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला सिस्टम था डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा था बेटे
रेस्पिरेटरी, तीसरा था सर्कुलेटरी, चौथा एक्सक्रीटरी, पांचवा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और छठा बेटे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सातवां बेटे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपने हर एक फाइलम में ये देखना है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, और इसी तरह से इवॉल्व होते होते आप ह्यूमन फिजियोलॉजी तक पहुंचेंगे। और लास्ट में सबसे आखिर में अगर आप देखेंगे आपके इस पर्टिकुलर फाइलम में जो भी डिस्कशन हुआ है, लास्ट में जो पार्ट डिस्कस किया गया है बेटे वो है रिप्रोडक्शन। दैट एग्जैक्टली इज रिप्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है हमें समझ में आ गया कि हम किस तरीके से इस स्टडी को अप्रोच कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे देखना यह है मिलता कहां है, फिर मुझे देखना यह है कि इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इसकी बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर मुझे इसकी फिजियोलॉजी पढ़नी है बेटे, कौन कौन सा सिस्टम किस तरह से डेवलप है, कोई बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो वो पहचानना है, और आखिर में रिप्रोडक्शन, आखिर में रिप्रोडक्शन। और फिर मेरा एक होमवर्क आएगा, मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा बेटे, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक तरफ बेटे कॉमन नेम लिखे होंगे, एक तरफ बायोलॉजिकल नेम लिखे होंगे हर फाइलम के, और आपको इनको बार बार रिवाइज और रिकॉल करना है ताकि ये मेमोरी बन सके, ताकि ये मेमोरी बन सके। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। Any doubt that you want to ask before I start the discussion of the first phylum, which is Porifera? So the first phylum would be बेटे Porifera. सो पॉरीफेरा में हम ये कहेंगे कि बेसिकली देखिए रहता कहां है, एक्वेटिक है, मोस्टली क्या है, मरीन है। सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली मरीन। सो फिर मैं आपको बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, बच्चे ध्यान दे दो। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन यही लाओ कि ये रहता कहां है। आपने कहा भैया बहुत प्रिमिटिव एनिमल है, कहां रहेगा, पानी में रहेगा। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, वाटर इज अ स्टेबल एनवायरमेंट। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कहां मिलते हैं बेटे, पानी में मिलते हैं। ये भी कहां मिलेगा बेटे, पानी में मिलेगा। और हम क्या कह रहे हैं बच्चे कि इसके बाद में कैसे पानी में, तो हमने कहा ये ज्यादातर क्या है बेटे, मेरीन में, और फ्यू फ्रेश वाटर स्पीसीज है, फ्यू फ्रेश वाटर। सो अगर आप देखेंगे आप किसी भी किताब को, केवल एनसीईआरटी नहीं, जिस भी किताब ने एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा को डिस्कस करना शुरू किया होगा वो बेटे आपको शुरुआत यहीं से करेगा। सो अगर आप देखें तो यहां आपकी एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं कि शुरुआत क्या है। शुरुआत क्या है बेटे, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, दे आर जनरली मैरीन, they are generally marine. This is what we want to know. हम ये चीज थी बेटे, हम जानना चाहते थे कि सारे के सारे पानी में मिलते हैं लेकिन सारे के सारे मरीन वाटर में नहीं है, जनरली मरीन है। ये देखिए बेटे, दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली मरीन। आगे कुछ फाइलम आएंगी जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। जिस टाइम पर आप टीनोफोरा देखेंगे तो आप उसके आगे लिखा होगा दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। बना बनाया क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में एनसीईआरटी से ये आएगा कि कौन सी फाइलम ऐसी है जिसके सारे के सारे मेंबर्स एक्सक्लूसिव मरीन नहीं है। सो विच ऑफ द आइडेंटिफाई द फाइलम ऑफ विच द मेंबर्स आर नॉट एक्सक्लूसिवली मरीन। सो ये बेटे एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है, हालांकि ज्यादातर क्या है, मरीन है। दिस इज हाउ एग्जामिनर मेक्स क्वेश्चन। इस तरह से आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज फिर हमने ये कहा कि यहां से तो वापस अपने बेटे स्लाइड पर बार बार जाएंगे। हमने ये कहा, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमने ये कहा कि ये एसिमेट्रिकल है, दे आर एसिमेट्रिकल। लोकोमोशन एंड मूवमेंट है नहीं, सेसाइल है। कोई चीज अगर एक्टिवली मूव नहीं कर रही है, अपने सरफेस पे अटैच है एक जगह पर, तो उसे आप सेसाइल कहते हैं। जो मूव कर रहा है वो उसमें लोकोमोशन दिखाई दे रहा है, पर जिसमें मूवमेंट और ये लोकोमोशन नहीं है, वो एक ही जगह अपने सबस्ट्रेट पे अटैच है, ऐसी चीज को सेसाइल कहते हैं। बॉडी में सिमेट्री नहीं है, सरफेस से अटैच करिए इस ऑर्गेनिज्म को, सरफेस से अटैच करिए और इररेगुलर वास लाइक मैनर में ग्रो कर दीजिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पॉरीफेरा और स्पॉन्ज। तो बड़े ध्यान से देखिए, मैंने पानी में एक ऑर्गेनिज्म बनाया, मैंने उसे कहा कि आप अटैच कर दीजिए, वो सेसाइल है और इररेगुलर, कोई सिमेट्री नहीं है, जनरली एसिमेट्रिकल, वास लाइक मैनर में ग्रो कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आपने क्या कहा बेटे, स्पॉन्ज कहा या क्या कहा बेटे, पॉरीफेरा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। पहली फाइलम को थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाऊंगा क्योंकि इसी से हमें ह्यूमन बीइंग बनाना है। इधर देखिए बच्चे, इधर देखिए, अगर बायोलॉजी समझते हैं तो ये कौन सी चीज है बेटे, ये बताइए क्या है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज द स्किन, और यही स्किन अंदर जाकर के दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में क्या है बेटे, मसल। इसी तरह की बॉडी वॉल हर जगह बनेगी। सो यही बेहतर होते होते बेटे ह्यूमन बॉडी वॉल बनना है। हमारे सामने एक एनिमल है, ससाइल है, इरेगुलर वॉस लाइक मैनर में ग्रो कर गया। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक इनर लाइनिंग ऑफ सेल है, एक इनर लाइनिंग ऑफ सेल है। ध्यान दीजिएगा बेटे, इसके अंदर की तरफ एक सेल की लाइनिंग है। देखिए ध्यान से, यहां पर बेटे कुछ सेल की लाइनिंग है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि अचानक मैं कुछ अनयूजुअल से सेल बना रहा हूं और इस तरह से कुछ सेल्स हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने टिश्यू नहीं कहा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है अभी टिश्यू नहीं बना है। मैं ये गलती नहीं कर रहा हूं कि इसे मैं क्या कह दूं बेटे, टिश्यू। और इसी तरह से कुछ सेल्स कहां पर होंगे बेटे, आउटर वॉल पर होंगे। ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक तब कहते हैं जब कम से कम टिश्यू बना हो। डिप्लोब्लास्टिक जैसे ही आप कहेंगे एक एक्टोडर्म होगा और एक एंडोडर्म होगा, और फिर आप टिश्यूज की बात करना शुरू कर रहे हैं बेटे। तो अभी मैं इसको डिप्लोब्लास्टिक वगैरह शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैंने केवल ये कहा कि एक आउटर लेयर है आउटर सरफेस पे और एक इनर लेयर है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैंने इस तरह की चीज बनाई और इमीडिएटली मुझे समझ में आया कि मैंने कुछ अनयूजुअल सेल बनाया है। और ये जो सेल है बेटे, इस सेल को हम कहते हैं कोआनोसाइट। नाउ दिस इज द 3 स्टार क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइलम। आपसे यह पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सेल है जो डिफाइन करता है इस फाइलम को। पक्के तौर पर बेटे केवल इन्हीं फाइलम के मेंबर्स में दिखाई देगा। और इस सेल को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनिमल हम पढ़ रहे हैं ये 100% बेटे स्पॉन्ज होगा। तो आप ये कहेंगे कि ये कोआनोसाइट है। इस कोआनोसाइट को हम कहते हैं बेटे collared flagellated cell. So this is what is called as a collared flagellated cell. So choanocyte is a collared flagellated cell. अब देखना बेटे, ध्यान से एक बात को समझना बच्चे। ये कंसेप्ट हो सकता है कईयों का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो। मैं एक सेल बना रहा हूं बेटा, मैं एक सेल बना रहा हूं। सेल की जो एपाइकल मेम्ब्रेन है, ध्यान दो बेटे, ये सेल की लेटरल मेम्ब्रेन है, ये बेसल मेम्ब्रेन है। दिस एपाइकल मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। आप देखिए बेटे, ये जो मैंने सेल बनाया है इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, एपेक्स की मेम्ब्रेन है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड्स में, फिंगर लाइक फोल्ड्स में डाल दिया है। और अगर किसी सेल की मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक फोल्ड्स हो तो उनको क्या कहते हैं? व्हाट आर दीज फिंगर लाइक फोल्ड्स ऑफ द एपाइकल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल कॉल्ड? आपके आंसर की वेट कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि इस तरह के जो फोल्ड्स होते हैं सेल की मेम्ब्रेन के, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इस तरह के फोल्ड को क्या कहा जाता है? व्हाट आर दीज फोल्ड कॉल्ड एज? इस चीज को मैंने आपसे कहा, आपने नाम बहुत सुना है बेटे, इसको एक्चुअली माइक्रोविल्लाई कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज माइक्रोविल्लाई। ध्यान दीजिए बेटे, माइक्रोविल्लाई। और फिर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे, इसीलिए अगर इस तरह के सेल एक के बाद एक लोकेटेड है, दिमाग लगाना बेटे, ये पीसीटी के सेल बना रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये टूथब्रश जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि माइक्रोविल्लाई फॉर्म्स द ब्रश बॉर्डर। माइक्रोविल्लाई क्या फॉर्म करता है बेटे? ब्रश बॉर्डर फॉर्म करता है। क्या आपको यह समझ में आ गया कि यह माइक्रोविल्लाई है? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर बेटे? आर यू श्योर अबाउट दिस वर्ड नाउ? बहुत बार आपने ये शब्द पढ़ा है, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? बहुत अच्छे बेटे। तो मैंने ये कहा, और ये जो माइक्रोविल्लाई है, क्योंकि सेल बेटे स्फेरिकल है तो चारों तरफ होगा, इसने बनाया है वो कॉलर। और ये वो कॉलर है जिसमें हम कह रहे थे कि यहां पर ये कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल है। और फ्लैजेला बेटे आपको ऐसे दिखाई देगी, इस तरह का सेल। ये जो न्यूक्लियस है इसको कोआनोसाइट कहा जाता है। ये आपको पॉरीफेरा में देखने को मिलेगा। तो हमने ये कहा कि यहां पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद में हमने कहा कि एक इंपॉर्टेंट सेल है बेटे कोआनोसाइट। एक इंपॉर्टेंट सेल है कोआनोसाइट। अब सुनिए बेटे, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक एनिमल है, और ये जो एनिमल है बेटे इस तरह से सबस्ट्रेट पर अटैच हुआ और इर्रेगुलर वास लाइक मैनर में ग्रो कर गया। इसमें एक बाहर के लेयर के सेल है,
इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ये अच्छे से बना देते हैं। मैंने ये कहा कि एक लेयर ऑफ सेल बाहर की तरफ है और एक लेयर ऑफ सेल अंदर की तरफ है, और मैं ये मान गया कि ये जो अंदर वाला जो सेल है ये कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल है, और इस वाले सेल को मैंने क्या कहा बेटे, कुआनोसाइट कहा। अब मुझे बताइए, इस बॉडी को कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना पड़ेगा। सोच के देखिए, आपने इसे पानी में रख दिया तो यहां पर जो दोनों लेयर है इसके बीच में कुछ ना कुछ तो सपोर्ट इसको देना पड़ेगा। कॉमन सेंस से समझिए, इस ऑर्गेनिज्म को आपने पानी में छोड़ दिया, ये इस तरह से रहना तो चाहिए बेटे, देयर मस्ट बी समथिंग। आप कैसे खड़े हैं? बिकॉज आपको स्केलेटल क्या कर रहा है बेटे, स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए बेटे, सपोर्ट चाहिए, और वो जो सपोर्ट है वो यहां पर देना पड़ेगा। ये जो नॉन लिविंग टिश्यू है इसे कहते हैं मीजोग्लिया, लेकिन इस मीजोग्लिया से खाली काम नहीं चलेगा, इसको किसी ना किसी तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी चीज से। अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो मुझे यह बताइए वो क्या चीज है जो इस मीजोग्लिया में डाल दूं जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा रिजिडिटी मिले और ये पानी के अंदर बेटे अपने आप को सपोर्ट कर सके। व्हाट इज दैट थिंग? शाबाश बेटे। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन made of spicules or spongin fibers. Now this is very important बेटे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर वो टिश्यू तो नहीं है जो आप कह रहे थे, यहां पर जो स्केलेटन बना हुआ है उस एक्चुअली स्केलेटन में कुछ तो स्पिक्यूल्स हैं, कुछ तो स्पिक्यूल्स हैं, इस तरह के क्रिस्टल टाइप की चीजें हैं, और कुछ बेटे प्रोटीन के फाइबर्स हैं। इन फाइबर्स को हमने क्या कहा बेटे? स्पॉन्जिन। स्पॉन्जिन के फाइबर्स हैं, और क्या है बच्चे? कुछ स्पिक्यूल्स हैं। इनसे आपने क्या कर दिया, और बीच में बेटे नॉन लिविंग जेली लाइक सब्सटेंस है मीजोहाइल। अब समस्या ये है कि ये समझ में आने के बाद में अब इसके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा भैया। अब ये देखना पड़ेगा कि ये खाएगा कैसे, सांस कैसे लेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से काम करेगा। चलो लोकोमोशन तो मना कर दिया, हमने ये कहा कि यहां पर बेटे कोई मूवमेंट होनी नहीं है या लोकोमोशन नहीं होना है, लेकिन बाकी चीजें तो बेटे बॉडी के बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तो होने चाहिए। सो मैंने इस ऑर्गेनिज्म को जिसको इस तरह से बेटे बना दिया था, मैंने इसकी वॉल में कुछ पोर्स बना दिए। ध्यान देना बच्चे, और इसीलिए इसको क्या कहा बेटे? पोरीफेरा। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोरीफेरा। सो मैंने बेटे यहां पर छोटे छोटे पोर्स बना दिए। कैन यू सी व्हाट आई एम डूइंग? मैंने बॉडी वॉल में कुछ पोर्स बना दिए हैं, और इन पोर्स की वजह से इस फाइलम को पोरीफेरा कहा जाता है, और बीच में बेटे ये कैनाल्स बन गई है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कैनाल सिस्टम। सो हमने ये कहा कि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटे? एक कैनाल सिस्टम दिखाई दे रहा है, और ये जो कैनाल है इसकी लाइनिंग में भी आपको कुआनोसाइट ही दिखाई देंगे। यहां पर आपको कुआनोसाइट दिखाई देंगे, और अंदर की तरफ भी आप को क्या दिखाई देंगे बेटे? कुआनोसाइट। कुआनोसाइट आपको बाहर वाले सरफेस पे दिखाई नहीं देंगे। सो कुआनोसाइट्स आर लाइनिंग द कैनाल। ये कैनाल है बेटे, और ये जो ओपनिंग है बाहर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ये जो ओपनिंग्स हैं बेटे बाहर की तरफ, इन ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्टिया, और इसमें घुसता है बेटे पानी। ध्यान दीजिए, यहां से पानी घुसेगा और यहां से पानी घुस करके इस तरह से बॉडी में सर्कुलेट होकर के बाहर निकलेगा, और ये जो सिंगल ओपनिंग है इसे हम कहते हैं बेटे ऑस्क्यूलम। सो बेसिकली आपके सामने कैनाल सिस्टम दिखाई दे रहा है। द वाटर एंटर्स थ्रू द ऑस्टिया, गोज इनटू दिस स्पेस थ्रू द कैनाल। कैनाल्स में गया और कैनाल से इस स्पेस में गया। अब इसको बेटे हम स्पॉन्जोसील कहेंगे। नाउ दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। फिर समझ लीजिए, मैंने टिश्यू बनाए नहीं है, इसको मैं बेटे एलिमेंट्री कैनाल नहीं कह सकता, इसको मैंने सिंपली क्या कह दिया बेटे? स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील से वाटर ट्रेवल करते हुए बॉडी से बाहर निकल गया थ्रू समथिंग विच इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। सो ये बेटे आपको कैनाल सिस्टम, आपको पोरीफेरा का पता होना चाहिए।
चाहिए, आपसे पूछ सकता है कि बॉडी में एंटर कहां से कर रहा है और बाहर कहां से निकल रहा है पानी। सो ये पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों कहा जाता है? ये रहे वो पोर्स बेटे जिनकी वजह से इनको पॉरीफेरा कहा जाता है। अगर मैं आपकी एनसीईआरटी देखूं साथ के साथ तो इमीडिएटली मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये रहा बेटे, वाटर एंटर्स थ्रू दी माइन्यूट पोर्स which are called as ostia in the body wall to a central cavity which is called as a spongiocele, from where it goes out through the osculum. I hope this is now absolutely clear. ये जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं ये पॉरीफेरा के ऑस्टिया हैं। इसकी बॉडी पर भी जो आपको ये दिखाई दे रहा है these are all ostia, यहां से घुसता है बेटे, goes into the body और ऑस्क्यूलम से बाहर आता है। I hope this is now absolutely clear. यहां पर फिर एनसीईआरटी क्या बात कर रही है बेटे? This pathway of water transport is helpful in food gathering. Food gathering, देखो बेटे ये रहा बेटे फूड गैदरिंग का काम। और हमने कहा कि ये जो है बेटे इनका जो फूड है वो हमने कहा बेटे क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, क्योंकि इनमें जो डाइजेशन है वो कैसा होता है बेटे? इंट्रासेलुलर होता है। अब देखो बेटे इधर देखो ध्यान से। अब बेटे देखो थोड़ी सी एक क्रांति करते हैं, इधर देखो। चलो आपको बायोलॉजी समझाते हैं, आप रटना नहीं, रट के बेटे दिक्कत हो जाती है। ध्यान देना, एक चीज और समझिए, आपकी बॉडी में एक सेल है, इसे ग्लूकोज कैसे मिलता है बेटे बताओ? चलो आपकी बॉडी के सेल को ग्लूकोज कैसे मिलता है बताइए? आपकी बॉडी को ग्लूकोज कैसे मिलता है? आप कहोगे सर ब्लड पहुंचाता है यहां तक, लेकिन बेटे ब्लड से ग्लूकोज यहां आएगा, सीधा सेल में नहीं जाएगा और सेल यहां से उठाएगा। एम आई राइट? क्या यह बात समझ में आ रही है? यहीं से बेटे लंग्स से ब्लड लेके आएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सेल को मिलेगा, सेल प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुसेगी, सेल प्रोड्यूस करेगा यूरिया, उसे बॉडी से बाहर फेंकना है, वो इस फ्लूइड से यहां आएगी। और आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन याद दिला देता हूं, आप में से कई लोग भूल गए होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है नीट एंट्रेंस एग्जाम में। इस एनसीईआरटी की कुछ लाइंस मैं दिखाता हूं बेटे आपको, देखिए ध्यान से। आपकी एनसीईआरटी क्लियरली कहती है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कि एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एंड ब्लड ऑलवेज अकर्स थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हमेशा बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। सेल और किसी भी चीज के बीच में अगर कोई चीज क्या होनी है बेटे, एक्सचेंज होनी है, तो बीच में फ्लूइड आएगा। इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। सेल हार्मोन सीधा ब्लड में नहीं डालता, सेल सिक्रीट करता है। अगर ये थायराइड का सेल है तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हार्मोन सिक्रीट होगा, यहां से ब्लड में जाएगा और फिर ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। हार्मोन कोई ब्लड वेसल बेटे सेल के अंदर नहीं घुसती है। एंड दिस इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी बेटे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एम आई राइट? आप जाकर के देखिए इसी टाइम पर कि बीच में एक फ्लूइड आती है। तो मैंने आपसे कहा कि जहां भी आपको रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट रखना पड़ेगा। फ्रॉग बेटे बहुत ड्राई एनवायरनमेंट में क्यों नहीं जिंदा रहता? क्योंकि वो रेस्पायर करता है स्किन से। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्किन हमेशा क्या रहनी चाहिए? मॉइस्ट। अर्थवॉर्म भी हमेशा क्या रहना चाहिए बेटे? मॉइस्ट रहना चाहिए। हाँ या नहीं? और यहां पर भी हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर हम ये कह रहे हैं बेटे कि अगर एक्सचेंज होनी है तो इसी वाटर वास्कुलर सिस्टम में अपना बेटे क्या फेंक देंगे बाहर? ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर फेंक देंगे। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देंगे। पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर फेंकी जा सकती है। और इसी पानी में जो आ रहे हैं इसमें से ऑक्सीजन निकाल करके उसको इस्तेमाल करेंगे। तो डाइजेशन वाला जो काम है वो बेटे इसी वाटर वास्कुलर सिस्टम, वो इसी कैनाल सिस्टम से हुआ। और इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसी से हुआ और एक्सक्रीशन भी इसी से हुआ। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की जरूरत नहीं है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सवाल नहीं है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की कोई कहानी नहीं है। अगर आप उठा के देखेंगे एनसीईआरटी डाइजेशन की बात कर रही है, एक्सक्रीशन की बात कर रही है और उसके बाद में सर्कुलेशन की बात कर रही है, लेकिन बाकी चीजें नहीं, क्योंकि अभी ये चीजें डेवलप नहीं हुई है। सो अगर देख लेते हैं हम एनसीईआरटी में तो कौन कौन से सिस्टम की बात एनसीईआरटी कर रही है। इसमें नथिंग टू बी बेटे मग अप। हमें समझ में आ गया कि डाइजेशन की बात हो गई, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज की बात हो गई, रिमूवल और वेस्ट की बात हो गई, और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो ही रही है बेटे कि ये ऑस्टिया से घुस रहा है और किस तरह से कैनाल सिस्टम से निकल करके बाहर जा रहा है। और इमीडिएटली बाद में बेटे हमें पता है वो तीनों सिस्टम छोड़ करके सीधा किस पर आ गई है? एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जो हम ह्यूमन बीइंग्स में भी पढ़ेंगे, विच इज रिप्रोडक्शन। हर एक फाइल हम एनसीईआरटी में इस तरह से प्रेजेंट की हुई है। इमीडिएटली आपके दिमाग में यह आना चाहिए सबसे पहले रहता कहां है। नंबर 2 बेटे बॉडी वॉल में क्या खास बात है। नंबर 3 कोई बहुत डिफाइनिंग फीचर है
है क्या, नंबर 4 यार इसका डाइजेशन कैसा है, नंबर 2 एकदम दिमाग में सोचिए बेटे, निडारिया इसका डाइजेशन कैसा है, कुछ बेहतर है क्या। तो हमेशा बेटे जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपका दिमाग बेटे राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों ब्रेन इस्तेमाल होंगे और आपकी लेटरल थिंकिंग डेवलप होगी और आपको कितना फायदा फिजिक्स केमिस्ट्री में होना होगा आप देखिएगा इस चीज को। सो क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है बच्चे। अब एक और बात समझिए यहां पर, अब आई बात किसकी बेटे, शाबाश, अब आई बात किसकी बेटे, रिप्रोडक्शन की। बहुत प्रिमिटिव फाइलम है, सबसे पहली एनिमल फाइलम पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बेटे, हालांकि हर्मैफ्रोडाइट है। देखिए ध्यान से, इमीडिएटली आंख खुलनी चाहिए, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, इतनी प्रिमिटिव फाइलम इमीडिएटली जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया हर्मैफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गन में, एक ही एनिमल में मिलते हैं, ठीक है बेटे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसने क्या कहा कि फर्टिलाइजेशन क्या है बेटे, इंटरनल। एसेक्सुअल तो होगा ही होगा, एसेक्सुअल तो होगा ही, प्रिमिटिव है बेटे, तोड़ दीजिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, और अगर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल बेटे उस फ्रेगमेंट में होंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रो कर जाएगा। इनकी लीजेंडरी रीजनरेटिव पावर है, एसेक्सुअली ग्रो करते हैं, बडिंग से बहुत सारी चीजें होती हैं, इससे ग्रो करते हैं। इनमें भी गैम्यूल्स बनते हैं बेटे, इनमें भी गैम्यूल्स बनते हैं, शायद लिखा होगा एनसीईआरटी में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, फ्रेगमेंट में अगर रिक्वायर्ड टाइप ऑफ सेल होगा तो वो पूरा का पूरा ग्रो कर जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनफेवरेबल कंडीशन में गैम्यूल्स बन सकते हैं। चैप्टर हटा दिया गया है क्लास 12 एनसीईआरटी से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन वहां पर स्पॉन्जेस में गैम्यूल्स लिखा हुआ था। सो दे कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गैम्यूल्स, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दे की बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये रही, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन कैसी है, और फर्टिलाइजेशन कैसी है। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब यह है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स बेटे सेम इंडिविजुअल में है, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, द सेम इंडिविजुअल हैज मेल सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। यहां पर हमने कहा कि यह फर्टिलाइजेशन कैसी है बच्चे, इंटरनल है। इसका मतलब देखिए बेटे, चलिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं ताकि थोड़ा सा डिस्कस करें और आपके दिमाग से ये लेना। सो मैं ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि बाद में हम भूल ना जाएं। देखो बच्चे, मैंने ये कहा कि ये एक स्पॉन्ज है, ये एक स्पॉन्ज है, और इसके पास भी मेल ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल ऑर्गन्स भी हैं। तो ये जो स्पॉन्ज है इसके पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं। तो जो स्पॉन्ज है बेटे इसके पास में हमने ये कहा कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं। सो लेट अस मेक इट समथिंग लाइक दिस, यहां पर मेल भी है फीमेल भी है। लेट अस मेक एन अनदर स्पॉन्ज, एक और स्पॉन्ज बनाते हैं बेटे, ये रहा एक और स्पॉन्ज, एक और स्पॉन्ज। और इस स्पॉन्ज में हमने ये कहा, और ये दोनों बेटे पानी में अटैच हैं अपनी अपनी जगह। अब देखिए बेटे, इसने भी एग प्रोड्यूस किया, दिमाग लगाइए, यहां पर भी एग भी प्रोड्यूस हुआ और बेटे स्पर्म भी प्रोड्यूस हुआ। सो ये जो स्पर्म है बाहर निकला कैनाल में, इस वाले स्पॉन्ज का स्पर्म रिलीज हुआ इसी पानी में, जो पानी यहां से घुस के यहां से निकल रहा है, दिमाग लगाइए। इसी में इसने क्या डाल दिया बेटे, ये स्पर्म डाल दिया। ये स्पर्म यहां से निकल के इस पानी में आ गया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म बेटे इसके कांटेक्ट में आया और यहां से बेटे यहां पहुंच गया। यहां पर इस वाले स्पॉन्ज का एग था, तो ये दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुई। ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये कह रही है एनसीईआरटी। This is how बेटे internal fertilization in sponges happen. I am pretty sure 99% of you बेटे पूरे दिन से रट्टा लगाते होंगे fertilization is internal, fertilization is internal. ये देखिए ना बेटे, इसमें रटने की क्या बात है, ये रहा it is fertilization in internal। हम सबको पता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है, हम सब जानते हैं बेटे कि वेरिएशन आती है। हाँ, वी आर सरप्राइज्ड कि ये स्पॉन्जेस में आया, और इसीलिए ये कॉमन क्वेश्चन हो सकता है एंट्रेंस में। हमने कहा ये रहा बेटे फर्टिलाइजेशन। अगर यहां फर्टिलाइजेशन हुई है तो यही पर बेटे क्या बनेगा, जाइगोट, और यहीं पर क्या बनेगा बेटे, लार्वा। और वो जो लार्वा है वो शुरू में बेटे मोटाइल होगा, और वो बेटे बाहर निकलेगा, और वो बेटे घूमता चला जाएगा, और कहीं पर अच्छी जगह जाकर के अपने आप को अटैच करेगा, और इररेगुलर वास लाइक मैनर में ग्रो कर जाएगा इनटू अ न्यू स्पॉन्ज। दिस इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू हैपन इन पॉरीफेरा।
पॉरीफेरा में इस तरह से बेटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगेन इट इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी, देखिए बेटे ध्यान से। सो हमने ये कहा कि यहां पर मैं ये फिर दिखा रहा हूं आपको, देखिए स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े कर दीजिए। मैंने आपसे कहा कि जितने भी इंपॉर्टेंट सेल होंगे बेटे, अगर सारे जो जरूरी सेल है अगर उस फ्रेगमेंट में होंगे तो पूरा ग्रो कर जाएगा। सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अभी आपको दिखाया एग और स्पर्म। द फर्टिलाइजेशन, ये चीज मुझे बड़े गड़बड़ कर रही थी, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मैंने अभी आपको बताया लार्वा है। लार्वल स्टेज है जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है एडल्ट से, और ये लार्वा कैसा है बेटे, मोटाइल है। देखिए ये वो लाइंस है एनसीईआरटी की जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, केवल ये लाइंस देखिए बेटे, ये रही आपकी एनसीईआरटी 4.2.1 फाइलम पॉरीफेरा। तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, इधर देखना बेटे, तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है बेटे। 5 मिनट अगर आपके पास कभी टाइम हो तो इंटरनेट पे एक वर्ड, एक ब्लू वर्ड करके एक अमेजिंग साइट है बेटे, ब्लू वर्ड, मेरे ख्याल से जेज ब्लू वर्ड है। मैंने मतलब अमेजिंग वर्क, इनमें जाकर के आप स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा का वीडियो देखिएगा, करीब 14 मिनट का वीडियो है। पहले 4-5 मिनट को हटा दीजिएगा और फिर बेटे देखिएगा कि किस तरह से कैनाल सिस्टम काम करता है। आप मेस्मराइज हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग से वाव नहीं निकला तो आप अगली क्लास में मुझसे आके कहना कि सर मजा नहीं आया। आप देखना बेटे, आपको जाके समझ में आ जाएगा कि ये लिविंग वर्ड में कितनी अमेजिंग डाइवर्सिटी है। तो मेरे ख्याल से जेएस ब्लू वर्ड है, स्पॉन्जेस है, 14-15 मिनट का एक वीडियो है। क्या शानदार बेटे इन लोगों ने काम किया है। और वहां जाकर के देखिए बेटे, पहले 4-5 मिनट मत देखिएगा क्योंकि शुरू में वो बहुत कुछ बता रहे हैं स्पॉन्जेस के बारे में, और उसके बाद में जहां पे वो कैनाल सिस्टम बताते हैं, किस तरह से स्मोक स्टैक की तरह काम करता है, किस तरह से चिमनी की तरह काम करता है, किस तरह से स्पॉन्ज का जो साइज है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसमें क्वानोसाइट कितने हैं, क्वानोसाइट उसकी सर्वाइवल के लिए क्यों जरूरी है। एक छोटे से 1 मिनट का वीडियो आपको इतनी चीजें बता देगा बेटे जो आप कई किताब पढ़ के नहीं सीख सकते। अमेजिंग 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 लिंक बेटे, अमेजिंग लिंक। मेरे पास था नहीं, लिंक नहीं था, लेकिन आपको शायद मिल जाना चाहिए। सो आई होप दिस इज नाउ क्लियर। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है सबको, और हम बेटे आगे चल सकते हैं। अब हम आगे चल सकते हैं और अब हम एक और फाइलम पर आ गए बेटे। तो अब मैं अगली फाइलम पर आता हूं बच्चे। Now this phylum is Coelenterata, इसको निडारिया भी कहते हैं। अब देखो बच्चे, इधर देखो ध्यान से, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना बेटे। जब बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब भी बायोलॉजी को इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ेंगे तभी बायोलॉजी में सेंस बनेगी, नहीं तो रटना पड़ेगा। अभी ये एनिमल किंगडम बेटे मैं आपके सामने कुछ घंटों में खत्म करूंगा। ये 2-3 दिन का काम है, लोग 3 महीने पढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा बेटे, एंड दैट इज अ बैड स्ट्रैटेजी। हमेशा बेटे ये 3 से 4 दिन का काम होना चाहिए एक ही बारी में, केवल इसमें जो आपका होमवर्क है। सो देखो बेटे, इधर देखो कैलीग्राफी देखो, कैलीग्राफी है ना सर, कैलीग्राफी कहते हैं ना इसको, होमवर्क। सो मैं ये कह रहा हूं आपका क्या बना रहा हूं बेटे मैं, शाबाश, होमवर्क, यस, होमवर्क। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने वो फैक्ट शीट बनानी है, बेटे। 2 बेटे कॉलम बना लीजिए, यहां फाइलम का नाम लिखिए, यहां पर बेटे बायोलॉजिकल नेम और यहां पर कॉमन नेम। मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अपना जरूर बनाना। यस, जोनाथन बर्ड्स ब्लू, अच्छा ब्लू वर्ड, जोनाथन बर्ड्स ब्लू वर्ड, यस, थैंक यू व्यू। देखना बेटे इसको, बीच बीच में अगर आप यस और नो लिखिए, शुड आई रिकमेंड दीज थिंग्स टू यू। 1-2 मिनट की ऐसी चीजें आपको रिकमेंड करूं हर बारी की, इस पिक्चर को देख लेना, इस बेटे वीडियो को देख लेना, सोडियम पोटाशियम पंप का ये एनिमेशन देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। सो इमीडिएटली बेटे जैसे ही आपके सामने ये चीज आ जाएगी आपको पता लगेगा अरे इतना सिंपल था। क्योंकि लाइफ इज सिंपल बेटे, लाइफ फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्सिमनी। अगर आप किसी चीज को 5-6 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो सिंपलेस्ट वन विल बी द आंसर। मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, आप एनसीईआरटी को ढंग से कर लीजिए। ये कर तो रहे हैं बेटे, अभी आपके सामने एनसीईआरटी, आप जाकर के आपने सारी एक लाइन पढ़ा तो दी, और अगर पेपर इसी में से आएगा तो बेटे हम जानते हैं हमारा करा हुआ क्वेश्चन आएगा। आपने केवल बेटे कुछ नाम याद करने। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ये इर्रेगुलर तो नहीं, अब मैंने इसको बेटे रेडियल सिमेट्री दे दी। सो अब मैंने इसको क्या बना दिया बेटे, रेडियल सिमेट्री दे दी। सो नाउ बेटे चीज वही है, ये इवोल्यूशन हो रहा है। और इस तरफ बेटे टेंटेकल्स हैं,
इस तरफ टेंटेकल्स है। देखिए इस चीज को और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने बेटे क्या बनाया था, स्पॉन्ज। दोबारा कर देता हूं। मेरे पास जो शुरू में मैंने एनिमल बनाया वो इस तरह से इर्रेगुलर वास लाइक मैनर में ग्रो कर गया था, उसे कहीं जाना नहीं था। अगर आपको याद आ रहा है, बॉडी में इस तरह से बेटे स्पॉन्जेस, इस तरह से स्पॉन्जेस की बॉडी में बेटे पोर्स थे और कोआनोसाइट था। एम आई राइट? अब हमने ये करा कि अब हम जो एनिमल देख रहे हैं वो अभी भी पानी में है, वो अभी भी कहां पर है बेटे, वाटर में है। कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुक जाओ। अब हमने ये कहा कि अगला जो फाइलम है जिसे मैं निडारिया कह रहा हूं, अभी भी एक्वेटिक है, अभी भी बेटे मोस्टली क्या है, मरीन है, मोस्टली मरीन है। फ्रेश वाटर में ज्यादा आसानी से ऑर्गेनिज्म पहुंचेगा नहीं। लेकिन चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि एक तो ये अब की बार पक्के तौर पे क्या हो गए बेटे, डिप्लोब्लास्टिक, दो जर्म लेयर बन गई, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। पहली चीज तो ये हो गई है बेटे। नंबर टू एक और चीज ये हुआ है, कि पोर्स बंद हो गए हैं बेटे, और इसमें रेडियल सिमेट्री आ गई है। अपना फ्लो चार्ट याद रखिए, इनमें रेडियल सिमेट्री आ गई है। सो अब की बार ये सेसाइल है मान लीजिए फॉर्म, लेकिन सिमेट्री कैसी है बेटे, रेडियल सिमेट्री है। और इस टाइम पर भी मैं ये कह रहा हूं कि दो लेयर में सेल्स है, लेकिन अब की बार वो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है। बाहर वाले को आप एक्टोडर्म जैसी चीज कह सकते हैं और अंदर वाले को आप एंडोडर्म कह सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आपने पोर्स बंद कर दिए, यहां से स्पिक्यूल्स हटा दिया, मीजोहायल अभी भी है, और इस वाले एंड पर आपने कहा कि ये क्या आ गया बेटे, एंटेना। मैं निडारिया की एक मॉर्फोलॉजी आपके सामने ड्राइव कर दी है। दोनों में देखिए बेटे, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इस वाली फॉर्म को पॉलिप कहा जाता है। दिमाग लगाइए बच्चे, हाँ कि नहीं? आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने एक मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म बना दी जिसे हमने क्या कहा बेटे, पॉलिप कहा। देखिए क्या चीज चेंज करी, ये रहा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यहीं से मुझे धीरे धीरे बेटे आगे लेके जाना है इस ऑर्गेनिज्म को। लास्ट में जो पिनेकल है इवोल्यूशन का, वो ह्यूमन बीइंग मिलेगा मेरे को। तो मैंने ये कहा कि एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, और हमने एक फॉर्म बना दी पॉलिप। एक और फॉर्म होती है, वो बाद में देखेंगे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसे आता है। इतनी बात समझने के बाद में मैंने ये कहा कि क्या एनसीईआरटी अभी भी शुरू में यही बताने की कोशिश कर रही है कि रहते कहां हैं। ये देखिए, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, sessile और free swimming. They are radially symmetrical organism. ये रहा बेटे वो लाइन जो कि हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से किया था। यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक सेल है, इस सेल को आप नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट कहते हैं। सो यहां पर जो आपके पास सेल है, इसको आपने या तो नीडोब्लास्ट कह दिया या आपने इसको क्या कह दिया बेटे, नीडोसाइट कह दिया। अब इस सेल को बना रहा हूं बेटे, इधर देखो, इस सेल को हम ऐसे बनाएंगे, ये यूकैरियोटिक सेल है। इस सेल के अंदर एक स्पेस एनक्लोज्ड है, ये रही स्पेस। यहां पर क्या है बेटे, न्यूक्लियस। इसके ऊपर बेटे एक इस तरह का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक हार्पून लाइक स्ट्रक्चर रैप्ड है, और यहां पर एक बहुत सेंसिटिव सीलिया है, इसे नीडोसिल कहा जाता है। आपके सामने एक सेल बनाया, इस सेल को मैंने क्या कहा बेटे, नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट। और इसमें जो आपने अगर चाबुक देखा है या हंटर देखा है तो उसका एक हैंडल होता है, और उस हैंडल के ऊपर बेटे एक इस तरह का थ्रेड लिपटा हुआ होता है। आप जब उसको पकड़ के ऐसे झटका देते हैं तो वो पूरा का पूरा फिर खुल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अदरवाइज बेटे मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस तरह से रैप्ड रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को निमेटोसिस्ट कहते हैं, और ये निमेटोसिस्ट बेटे काम करता है एक हार्पून की तरह। हार्पून एक उस तरह के भाले को कहते हैं जिससे आपने देखा होगा कुछ लोग मछली पकड़ते हैं ट्राइबल एरियाज में। सो आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब होता ये है बेटे कि सोचिए, देखिए, सच अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं। कहां गया सर पेन? ये रहा। अब मैं ये कह रहा हूं, दिमाग ये लगाइए कि यहां से कोई प्रे जा रहा है, इसका खाना जा रहा है,
और इसकी वजह से जब ये यहां से जा रहा है, ये सब चीजें पानी में है, तो ये पानी में कुछ रिपल्स आएंगी और ये वाटर में कुछ डिस्टरबेंस होगा और वो डिस्टरबेंस को जज करेगा बेटे ये वाला पार्ट। और जैसे ही ये सेंसिटिव पार्ट है, इसको पता चला बॉडी में, ये पता लग गया कि आसपास ये चीज है, तो होगा ये कि जो परमिएबिलिटी टू वाटर है वो इंक्रीज हो जाएगी और सडनली बेटे यहां से पानी अंदर घुसना शुरू होगा। बहुत सारा पानी जब अंदर घुसना शुरू होगा तो यहां टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये शब्द आपको आता है, और उसकी वजह से बेटे ये इवर्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये चीज बेटे इस तरह से खुल जाएगी जस्ट लाइक दिस, और ये जो स्ट्रक्चर है बेटे जाकर के स्टिंग कर देगा प्रे को। इसको स्टिंगिंग सेल कहते हैं। ये पैरालाइज कर देगा। ये बेटे पकड़ने के काम में आता है बेटे किसके? प्रे को पैरालाइज करने के, डिफेंस के, इन सारे कामों में आता है। ये वर्क करता है टर्गर प्रेशर के प्रिंसिपल पर। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई बेटे। मैं इसको क्लोज करके नीचे जा रहा हूं, देखते हैं एनसीईआरटी यहां क्या कह रही है। So ये रहा बेटे नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट which contain the stinging capsule or nematocyst present on the tentacles and the body. They are used for anchorage, defense and capture of the prey. क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ है बेटे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। और अब की बार जो वो कैविटी है इसको आप गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कह सकते हैं। अब की बार जो सिंगल ओपनिंग है, ऑस्टिया है नहीं, उसको आप हाइपोस्टोम कह सकते हैं, जिसके ऊपर माउथ होगा। स्टोमा का मतलब माउथ होता है, स्टोमा का मतलब हर जगह माउथ होता है बेटे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टोमा मीन्स बेटे माउथ, स्टोम, एम आई राइट? याद करिए एक शब्द बेटे स्टोम है, टा, आप याद कीजिए हाइपोस्टोम। अच्छा यहीं लिखा है हाइपोस्टोम, तो हमें यह समझ में आ गया स्टोमोकॉर्ड। आपने पढ़ा होगा बेटे स्टोमोकॉर्ड, समथिंग रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल। ये रहा बेटे वो, ये रहा वो बेटे सेल, और ये सेल बेसिकली अंदर ऐसे पड़ा होगा, जैसे आया ये ऐसे खुल गया और इसने जाकर के पैरालाइज कर दिया। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलुलर बेटे मूवमेंट्स दैट इज सीन इन द लिविंग वर्ल्ड। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आगे समझिए बेटे, इसमें एक और फॉर्म देखने को मिलती है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ निडारिया। निडारिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटे डाइमॉर्फिज्म। सो एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, इस फीचर को आप क्या कहेंगे बेटे? डाइमॉर्फिज्म कहेंगे। सो दिस इज डाइमॉर्फिज्म। एक तो हमने कहा, एक तो फॉर्म जो है वो पॉलिप है। पॉलिप के बारे में मैंने आपको बताया, दे आर सेसाइल एंड दे हैव टेंटेकल समथिंग लाइक दिस। और इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको आपने क्या कहा बेटे? पॉलिप, जिसको मैं अभी पढ़ा चुका हूं आपको। इनमें एक और फ्री लिविंग फॉर्म मिलती है और उसको हम बेटे मेडूसा कहते हैं। दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला की तरह है बेटे। सो दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला, देखिए ध्यान से। सो हमने ये कहा कि दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला। सो दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला, और इसके यहां पर क्या है बेटे? शाबाश, टेंटेकल्स हैं। और ये देखिए बेटे आउटर लेयर, ये देखिए बेटे इनर लेयर, और ये जो बीच में है ये मीजोहायल, ये मीजोहायल है। इस तरह की फॉर्म को हमने क्या कहा बेटे? इसको हमने कहा मेडूसा। जो कॉमन जेलीफिश है वो मेडूसा की फॉर्म में देखने को मिलती है। इसके यहां सरफेस पे कुछ ऐसे सेल हैं, कुछ ऐसे सेल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बेटे बड़े ध्यान से, एक आपको बायोलॉजी की बड़ी अच्छी बात पढ़ा देता हूं, आपको बहुत सी चीजें आगे याद आ जाएंगी। अब देखना बेटे बहुत ध्यान से, जब भी मसल या किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो किसी सरफेस के अगेंस्ट करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो सरफेस चाहिए, उस सरफेस के अगेंस्ट बेटे फोर्स आएगा। आपकी बॉडी वो सरफेस स्केलेटन प्रोवाइड करता है। स्केलेटन का काम ये है, उस पर जाकर के मसल अटैच करती है और उसके अगेंस्ट बेटे फोर्स जनरेट करती है। दिस इज हाउ यू आर एबल टू मूव। अब अगर मान लीजिए अर्थ वॉर्म को घूमना है तो अर्थ वॉर्म में बेटे क्या नहीं है? बोन नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी वॉल में मसल है। सो वो मसल किस चीज के अगेंस्ट फोर्स जनरेट करेंगी? वो कौन सी पहली चीज है एनिमल वर्ल्ड में जो स्केलेटन का काम करेगा? बताइए बेटे, आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव आस्क्ड। सोच के देखिए मैंने आपसे क्या पूछा है। मैंने आपसे कहा कि जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा किसी ना किसी सरफेस पर अटैचमेंट चाहिए। हमारी तो बात समझ में आ गई, हमारे पास हड्डियां हैं, लेकिन आपने अर्थवॉर्म में लोकोमोशन देखा है। अर्थवॉर्म के पास बेटे हड्डियां नहीं है। इस लिविंग वर्ल्ड में पहले स्केलेटन का काम किसने किया? एक काम करते हैं,
चलो एक काम करते हैं, होली में गुब्बारे में पानी भरते हैं, बताइए हाँ या नहीं, यस और नो तो बोलो फटाफट। होली में गुब्बारे में पानी भरते हैं, कैसे करते हैं बेटे? वो गुब्बारे को लगाते हैं बेटे, पानी की टंकी होती है उस पर लगाते हैं, उसको खोलते हैं और पानी को भरते हैं, और फिर इस तरह से बेटे एक नॉट लगाते हैं और उसे पानी में छोड़ देते हैं। एक बाल्टी ले लेते हैं, उस बाल्टी में पानी होता है और उसमें बेटे वो उसको जो हमने जिसमें नॉट लगा दिया उसको छोड़ देते हैं, राइट? ऐसा ही काम करते होंगे, बोलो बच्चे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मान लीजिए आपने एक गुब्बारा भरा, अच्छे से पानी भर लिया, उसमें नॉट लगा दी और वो नॉट खुल गई। जैसे ही आप उसे बेटे किस में रख रहे हैं, जैसे ही आपने उसे किस में रखा बेटे, उस बाल्टी में रखा और वो नॉट खुल गई, तो बताइए क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? What is going to happen? तो जैसे ही मैंने बेटे ये वाला अंदर रखा, तो मुझे बताइए क्या होगा? आपको नहीं लगता वो गुब्बारा भागेगा बेटे पानी में एक जगह से दूसरी जगह? पानी लीक होगा, लेकिन देखो पानी तो लीक होगा, लेकिन बेटे गुब्बारा भी तो पानी में पूरा का पूरा मूव करेगा कि नहीं करेगा? चलो अब ये काम करते हैं, स्केलेटन यहां बनाते हैं। इस क्या नाम है इसका, जेली फिश को, हनी भी कह रहा हूं, इस जेली फिश को कहते हैं खूब सारा पानी पी ले। तो ये बेटे अगर अंदर इसके बहुत सारा वाटर चला जाएगा, दिमाग लगाइएगा, इसके अंदर बहुत सारा क्या चला गया बेटे? वाटर। यहां पर खूब सारा पानी इकट्ठा कर दिया है, मैं राइट? यहां पर खूब सारा पानी इकट्ठा कर दिया बेटे, प्रेशर बढ़ गया, और उसके बाद इससे कहते हैं कि इसको बंद कर ले, इसको पूरा सा बंद करे, और बंद करने के बाद में यहां पर जो सेल्स हैं उनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करे। सो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर ओपनिंग बंद है और अंदर प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाए तो अचानक मुंह को खोल दे, बताइए क्या होगा? दिमाग लगाओ बेटे। मैंने ये कहा कि अंदर खूब पानी भरे, उसके बाद यहां से इसको बंद करे, बंद करने के बाद में खूब प्रेशर लगाना है, और प्रेशर लगाने के बाद में एकदम खोल देना है बेटे। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? और बेटे ये इस तरह की मूवमेंट होगी कि नहीं होगी? ये होती है बेटे जेलीफिश की मूवमेंट, हाँ या नहीं? आपने जेलीफिश का वीडियो देखा होगा, कहीं ना कहीं इस तरह से मूव करता है कि नहीं? और इसे हम कह रहे हैं बेटे जेट प्रोपल्शन। पानी का जेट इधर जा रहा है, फिजिक्स, और मूवमेंट उस तरफ हो रही है, इसलिए बायोफिजिक्स पूछी जाती है, इसीलिए मेडिकल एंट्रेंस में फिजिक्स पूछा जाता है। और हमने ये कहा कि यहां से हमें समझ में आ गया कि ये ऑर्गेनिज्म मूव कैसे करेगा, इसे जेट प्रोपल्शन कहते हैं। इसमें वो जो सेल है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो पानी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये पानी इस लिविंग वर्ल्ड में बेटे पहला स्केलेटन बना, और इस स्केलेटन को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। ये आप अर्थवॉर्म में भी देखेंगे, वो जो बॉडी सेगमेंट्स है उसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड होती है। आपकी किताबें लिखती हैं द मसल्स दे प्रेस अगेंस्ट द सीलोमिक फ्लूइड। इट इज अगेन अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी। It is again a line of NCERT. I hope you are understanding the NCERT that I have read. है ना बेटे, जो मैंने पढ़ी है वो NCERT भी आपको समझ में आ रही है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि हम इतने मेहनती हैं, हम इस NCERT को हर तरह से पढ़ लेंगे। हमें पता है बेटे 340 नंबर आएंगे, 340 नंबर आएंगे, क्योंकि अब मैंने NCERT खाली रटा नहीं है, इसकी एक एक लाइन मुझे पता है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। और आज नहीं बेटे, कल नहीं है पेपर, धीरे धीरे मैं इसको कर रहा हूं, और मुझे पता है 2-3 महीने में बेटे ये NCERT मेरी जेब में होगी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग बेटे खुलेगा, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बेटे एनालिटिकल माइंड शुरू होगा, और मैं बाद में जाकर के जब पेशेंट मेरे पास आएगा तब भी मैं एनालिटिक माइंड से जब काम करूंगा तो दुनिया में मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। लोग कहेंगे हाँ वो डॉक्टर अच्छा है क्योंकि उसको समझ ज़्यादा है। तो समझ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बेटे वो इस तरह से सोचता है। सो अगेन बेटे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आपकी NCERT ये कह रही है। और एक और बात समझिएगा बेटे, एक और चीज समझिएगा, एक और NCERT की लाइन यहां पर बता रहा हूं, ध्यान देना बेटे। अब एक और बहुत ध्यान से, 3 बार तो मैं ये कह चुका हूं, एक बार और ध्यान से सुनना। तो तुम बेटे अब की बार ध्यान से सुन ही लेना। ये हट क्यों नहीं रहा सर? ये रखो, गुड। ये पॉलिप है बेटे। तो पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, जैसे फ्रेगमेंटेशन हुई, और उसकी वजह से क्या बने बेटे? शाबाश, मेडूसे। क्या बने बेटे? मेडूसा। मेडूसे बेटे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। सो मेडूसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटे? सेक्सुअली। गैमेट्स बने, गैमेट्स के बाद क्या हुआ बेटे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? लार्वा। और ये बेटे क्या बना बेटे? पॉलिप। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉलिप ने रिप्रोड्यूस किया एसेक्सुअली और क्या बनाया बेटे? मेडूसा। मेडूसा ने रिप्रोड्यूस किया सेक्सुअली और क्या बनाया? पॉलिप। एंड दिस हैपेंस ओनली एंड ओनली
इफ ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ निडारियन बोथ स्टेजेस आर प्रेजेंट, अगर किसी निडारियन की लाइफ साइकिल में दोनों की दोनों स्टेजेस प्रेजेंट हैं, तब हम ये कह रहे हैं कि एक रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली और दूसरा रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा पॉलिप और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा मेडुसा। इसका मतलब प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत कम ऐसे निडारियंस हैं जिनकी लाइफ साइकिल में दोनों मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं। फेमस एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ओबेलिया, और एनसीईआरटी ने इस चीज को यह कहा कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहां पर देखेंगे आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शब्द लिखा है और एक शब्द और लिखा है, दिमाग लगाइए, एनसीईआरटी में लिखा है मेटाजेनेसिस। सो लेट अस लुक एट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी खोल लेते हैं। हमने ये कहा कि ये पॉलिप और मेडुसा दो बेसिक फॉर्म हैं, और उसके बाद में हमने ये कहा कि दे एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर ये क्या लिख दिया बीच में, मेटाजेनेसिस। क्या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ही मेटाजेनेसिस है? ये जो एनसीईआरटी ने लिख दिया, एग्जिबिट बोथ फॉर्म, बोथ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और ये मेटाजेनेसिस, इन दोनों में जरा सा कुछ अंतर है क्या? पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसे एसेक्सुअली, और हमने कहा मेडुसे फॉर्म करता है पॉलिप सेक्सुअली। ये ओबेलिया की बात तो समझ में आ गई। आई वांट टू आस्क यू, व्हाट विल बी द critical difference between alternation of generation that you see in higher plants like angiosperms and this metagenesis in निडारिया और हायर प्लांट्स में जो इस तरह की चीज होती है, आपने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेटे प्लांट्स में भी पढ़ा है। दोनों में क्रिटिकल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन द टू? इस चीज को ये आज हमारी सभा का आखिरी प्रश्न है बेटे। हमने ये कहा कि जिस टाइम पर हम प्लांट्स की बात करते हैं, सो प्लांट्स में जो दो लाइफ फॉर्म्स होती हैं, एक बेटे गैमेटोफाइट होता है, एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है बेटे स्पोरोफाइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गैमेटोफाइट रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। और यहां पर प्लॉइडी चेंज होती है। ये बेटे हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस फ्रॉम इन मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में पॉलिप रिप्रोड्यूस करके बनाता है मेडुसा, यहां तक तो समझ में आ रहा है, और मेडुसा रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है बेटे? पॉलिप। वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। यहां पर प्लॉइडी चेंज नहीं होती, ये दोनों के दोनों बेटे डिप्लॉयड हैं। दिस इज अ क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन द मेटाजेनेसिस एंड ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे असर्शन रीजन में पूछेगा, तो उम्मीद है आपको अब अपनी एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ गई कि उन्होंने ब्रैकेट में जो मेटाजेनेसिस शब्द लिख दिया, वो ये कह रहे हैं कि बेटे एक बार देख लेना कि यहां पर प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है, लेकिन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब होता है एंजियोस्पर्म में, तो प्लॉइडी चेंज होती है। गैमेटोफाइट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और प्लॉइडी ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को प्लॉइडी कहते हैं, एक सेट को हैप्लॉइड, दो को क्या कहते हैं बेटे? डिप्लॉइड। सो मैंने आज आपको दो फाइलम करा दी बेटे, एक पॉरीफेरा और एक कौन सी बेटे? निडारिया। वी विल कंटिन्यू इन आवर क्लास टू डिस्कस, कंटिन्यू टू डिस्कस बेटे this animal kingdom. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you.